वेलकम बैक। इसी तरह बातें चल रही हैं, बड़े मजे मजे की बातें, चिट चैट और डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग के साथ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज पहली मर्तबा मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ बातें कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसी तरह बातें चल रही हैं, चलते हैं सर थोड़ी सी मीडिया की तरफ। आपकी काफी फैमिली इन्वॉल्व है मीडिया के साथ, इंडस्ट्री के साथ, तो कैसा लगता है हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, किस तरह काम कर रही है? देखिए, मेरी सिस्टर आफरीन बेग थी, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। वो प्रोडक्शन में, हमारा बेग प्रोडक्शन वही देखती थी, और उसने जितनी भी सीरियल बनाई हैं, कभी कभी प्यार में, क्या यही प्यार है, चांदनी रातें, फरियाल गौहर के साथ, अनारकली जो उसकी काफी फेमस ड्रामे हैं ये सारे, कंप्लीट किया और इंडियन डायरेक्टर्स को बुलाया हुआ था, और उसमें बड़ी मेहनत की थी। 2 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, तो जो हमने कंप्लीट किया सिर्फ इसलिए कि बहन की ख्वाहिश थी और वो डब्बों में ना रह जाए, बीच में रह गया था। तो आफरीन के बाद फिर हमारी तो फील्ड नहीं है, हम तो टीवी चैनल सबसे पहले हम ला रहे थे, एशिया सेट 1 पे हमने ट्रांसपोंडर वगैरह लिया था, लेकिन वो हमारी शकील उर रहमान साहब से दोस्ती थी, तो फिर हमने उनके हक में उसको ड्रॉप कर दिया था। और टेक्सटाइल के बिज़नेस में हमारा पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ा प्रोमिनेंट ग्रुप है। डिजिटल इमेजिंग है, बेग होल्डिंग है, दुबई में है, मोरक्को में है, 30-32 साल से तो ये चल रहा है। और उसके बाद मैंने जैसे बतलाया कि डिप्लोमेटिक फैमिली हमारी, ज़्यादातर कौंसल जनरल्स हमारी फैमिली में, हमारे घर के बाहर आपको बहुत सारे झंडे नज़र आएंगे, पोलैंड का भी, यमन का भी, मोरक्को का भी। तो ये सब चीज़ें लेके अब टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन में तो 24 घंटे ही हैं, उसको खींच के हम 25 नहीं कर सकते, 24.5 भी नहीं कर सकते। तो जो हम कर सकते हैं ये कि इसी टाइम को इतना मौसर तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल करें कि हर चीज़ जो है उसके साथ जस्टिफिकेशन हो जाए। वो अब तक कोशिश कर रहे हैं, घर वाले नाराज रहते हैं, हर एक को तो आपको कैसे टाइम देते हैं आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को? फ्रेंड्स तो होंगे ऑब्वियसली, तो किस तरह मैनेज करते हैं इन चीजों को? मैं सुबह फजर पे उठता हूँ, चाहे रात को 2 बजे आऊँ, मैं 3 बजे आऊँ, मैं अपने ऑफिस में 8:45 बजे होता हूँ। अगर आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे कल फोन करें तो मैं जवाब दूंगा। मेरी 3 सेक्रेटरीज हैं, वो आती हैं 9-10 पे, मैं 8:45 बजे होता हूँ। वाह! तो ये असूल है हर जगह, कहीं पे भी। मैं अपने मोरक्को के ऑफिस में हूँ तो भी मैं स्टाफ से पहले होता हूँ, दुबई में होता हूँ तो भी स्टाफ से पहले होता हूँ, और शाम में जब मैं जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि एक पेपर टेबल पे ना रहे। तो उसके लिए बड़ा आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है। गप्पे वप्पे दोस्तों के साथ ये वो नहीं चल सकता। तो एक तो डिसिप्लिन बड़ा होना पड़ता है लाइफ में। मुझे नहीं याद कि कभी मैं बैठ के गप्पे लड़ा रहा हूँ और 2 घंटे निकल गए या ताश खेल रहा हूँ, मुझे नहीं याद। तो अपने आप को कैसे टाइम देते हैं? अपनी लाइफ, अपनी एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसे कैसे एंजॉय करते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा माय डॉटर आस्क मी कि पापा स्विमिंग पूल पे लेट्स अ फ्यू लेंथ, तो वो कर लेते हैं। सुहाना वगैरह है घर में, उसमें चले जाते हैं कभी कभी। लेकिन संडे को जो छुट्टी होती है उसमें मेरे इंटरव्यू जितने भी होते हैं, इसके लिए भी मैंने बाबर साहब को कहा था कि संडे को कर लें क्योंकि संडे को मेरा ऑफिस हर्ज नहीं होता, मेरी दूसरी एंगेजमेंट डिस्टर्ब नहीं होती, मेरा अपना रेस्ट का टाइम मैं देता हूँ। और जो मैं कॉलम भी लिखता हूँ वो भी संडे को मेरा कंपोजर आता है, संडे को भी काम 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 पूरी जिंदगी काम काम काम। लेकिन अब ये हैबिट बन गई है, हैबिट बन गई है। और लाइफ का एम क्या था, क्या अचीव करना है लाइफ में? कोई बड़ी बड़ी हम बातें करते थे जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे कि फॉर्च्यून मैगजीन के फ्रंट कवर पे आए, न्यूज वीक मैगजीन के कवर पे आए, टाइम्स के फ्रंट कवर पे आए। तो ये सोचना ऊंचा अच्छा होता है, क्योंकि आप ऊंचा सोचेंगे तो कहीं ऊंचा पहुंचेंगे। अगर आप ऊंचा सोचेंगे ही नहीं, रियली इट्स ट्रू, ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सोच भी ऊंची रखना, लेकिन रियलिस्टिक एक अच्छी बात होती है, रियलिटी में रहना, रियल सोचना, और जो सोचे इंसान उसको अचीव कर ले, ये भी बड़ी बात होती है। काफी ऐसे लोग होते हैं जो अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में कुछ चीजें। और पॉलिटिशियंस की बातें चलती रहेंगी, पॉलिटिक्स की बातें चलती होंगी, कुछ मीडिया की बातें करूँगा सर, अगर आप इजाजत दें तो? बिल्कुल बिल्कुल। काफी मॉडल्स देखे होंगे आपने, आप चीफ गेस्ट भी गए फैशन वीक्स में, तो सबसे अच्छी मॉडल कौन सी लगती है आपको? देखिए, आई जनरली
हमारी पाकिस्तानी मॉडल्स जो हैं वो अच्छी हैं, वे गुड परफॉर्मर। अभी इंडिया में भी हमने टीडैप ने एक फैशन शो किया था और फिर उसके बाद ज़फ़र की परफॉर्मेंस भी थी, अली ज़फ़र की, बहुत पसंद किया गया था। टॉल मॉडल्स मुझे अच्छी लगती हैं, मॉडल्स होने ही चाहिए टॉल, सो दैट शी कुड कैरी द कॉस्ट्यूम। और वो कॉस्ट्यूम जो बेहतरीन किस्म का बना है और वो पता चला कि यहाँ पहुँच के वो ज़मीन पर चला गया तो फिर उसकी वो बात नहीं आती। आई लाइक टॉल मॉडल्स और दोज हु नो हाउ टू कैरी दी कॉस्ट्यूम। और मेरे नज़दीक मैंने बिजनेस में एक चीज़ सीखी है कि पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। अगर वो नहीं आती हमें तो हम 50-60% अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को ख़त्म कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर देते हैं। पैकेजिंग, चाइनीज गिफ्ट देते हैं, जब मैं जाता हूँ इतना खूबसूरत पैकिंग का, मेरा दिल चाहता है कि बस इसको खोलूं नहीं, लेकिन जब मैं खोलता हूँ तो उसमें छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स होता है लेकिन पैकिंग इतनी अच्छी होती है, पैकेजिंग उसकी इतनी अच्छी की हुई होती है कि यू आर सोल्ड आउट। तो मॉडल्स वो पैकेजिंग करती हैं, वो प्रेजेंटेशन करती हैं उन आउटफिट्स की जो आप इंट्रोड्यूस मुतारिफ कराना चाहते हैं, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई एक ऐसी मॉडल जिसका नाम याद हो आपको, जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो? नहीं, मैं, मेरी सिस्टर ने बड़े फैशन शो किए, पहली बार उसने फैशन शो में इमरान कुरैशी उनके कोरियोग्राफर होते थे, आप जानते हैं जी, इमरान को जानते ये हो। सब घर पे आते थे और पूरी प्लानिंग होती थी, जितने भी आपके मॉडल्स हैं आफरीन के साथ सबने काम किया। तो मैं ज़रा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा कि नाम की हद तक मुझे याद हो कि जी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अभी सुना मैंने कि आप भी एक अच्छी मॉडल हैं। थैंक यू। यकीनन आपके शो देखेंगे। मैं तो फैशन वीक में था लेकिन somehow मैं नहीं देख सका ना, मुझे याद अक्सर मॉडल्स एक जैसी दिख रही होती है तो लोग रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। और एक्टर्स कौन सी अच्छी लगती है आपको? इंडिया में अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म में कभी कभार छोटे छोटे ग्लिम्पसेस देख लेता हूँ, बच्चे देख रहे होते हैं, नीचे थिएटर बनाया हुआ हमारे यहाँ, उन्होंने मूवी थिएटर वाह। तो ज़बरदस्ती पकड़ के वीकेंड पे जब उनके स्टूडेंट्स ग्रामर और अमेरिकन स्कूल्स वाला के और पेप्सी एंड पॉपकॉर्न के साथ बैठ के देखते हूँ, कभी कभी बच्चियाँ घसीट के ले जाती हैं। तो दीपिका एक नई मॉडल है, उनकी अच्छी है, मधुरी पहले बड़ी अच्छी होती थी, ऐश्वर्या राय। कभी क्रश हुआ किसी एक्ट्रेस के साथ, जवानी की कोई क्रश याद हो? मुझे बस एक चीज़ से बड़ा डर लगता है कि मॉरल वैल्यूज़, हमारे वालिद, हम सेल्फ मेड, मैं सिल्वर स्पून से नहीं पैदा हुआ, हमने जो कुछ भी हासिल किया ये मेहनत से हासिल किया, जद्दोजहद से हासिल किया। और अम्मी ने अपने महदूद, वालिद ने अपने महदूद वसाइल में मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दी, यानी अपनी वसाइल से ज़्यादा दी। तो और उन्होंने हमारे जहनों में ये डाला मॉरल वैल्यूज़ कि आप इस ख़ानदान के हैं, इस ख़ानदान का ये नाम है, ये अख्तार हैं, ये अखलाकी वैल्यूज़ हैं। तो वो इतना बुज़दिल बना दिया उसने हमें कि हम कोई ऐसी चीज़ करते हुए बड़ा हमें कभी डर लगता था कि कोई चीज़ हो वो बेइज्जती हो जाए या नाम ख़राब ख़ानदान का हो जाए। अब आई डोंट नो वो सही था या गलत था, लेकिन उससे हम बहुत ज़्यादा रिजर्व एंड कॉशियस लाइफ हमने गुजारी है। और यही वजह है कि आज तक अल्लाह का बहुत करम है कि कोई नाम हमारी, हालांकि हम हर तरह की सोशलाइजिंग में आगे आगे होते हैं, कोई नाम हमारा आपने ना सुना होगा। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सर, आपके तो फैन हैं। इवन के लास्ट नाइट जब मैंने अपना स्टेटस डाला था FB पे, तो लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं, मेरे फैन ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मतलब सब बहुत खुश थे कि तुम्हारे शो के गेस्ट, ओ माय गॉड, मिर्जा इख्तियार बेग आ रहे हैं। तो मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड, और अभी भी मैं एक्साइटेड हूँ। तो रियली आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनकी जितनी भी तारीफें की जाए मेरे ख्याल से बहुत कम है। थैंक यू सो मच। तो ये काफी हर इंसान नहीं कर पाता, अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें अचीव नहीं कर पाता, पर इसके पीछे एक बहुत ही मेहनत होता है। लोग समझते हैं शायद हर इंसान ऐसे इजीली हर काम कर लेता है, बट ऐसा नहीं होता। समटाइम आपको कुछ चीजें पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक जो इसमें सबसे जरूरी चीज है, आज की आपकी मेरी तमाम बातों का निचोड़ कौन सी? इन सब में वालदा की दुआएं जो हैं, माँ की वो दुआएं सबसे ज्यादा इफेक्टिव मौसर हैं। आज हम जो भी हैं उनकी दुआएं हैं। हम बड़े बड़े एग्रीमेंट कर रहे होते हैं बैठ के न्यूयॉर्क में, really?
और मैं कॉल करता हूँ अम्मी को, ये हो रहा हूँ, तो उनके कुछ समझ में तो बेचारियों के आता नहीं, लेकिन कहती हैं कि जो भी हो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी हो, अल्लाह ताला तरक्की दे, कामयाबी दे। फिर वो तहज्जुद पे उठ जाती हैं दुआएं करने के लिए। जो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ने दुआएं मांगी, वो मुझे मिला है माशाल्लाह। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि मैं अम्मी को 14 साल से उम्रे पे रमज़ान में लेके जाता हूँ और उन्हें उम्रा साथ कराता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा ऑब्सेशन भी है, और मुझे अच्छा लगता है। रमज़ान की बस मुझे ट्रीट मिल जाता है। तो एक बार वहाँ पे मैं रमज़ान में गया, तो वहाँ पे तवाफ करने वालों को रोक दिया था और सऊदी किंग आए थे और खाने काबा का गुस्ल था। तो दूसरे ममालिक के बादशाह और वज़ीर आज़म और बड़े बड़े किंग विंग आए, तो वो अंदर गए। फिर वो सेरेमनी हुई गुस्ल काबा की। तो मैंने अम्मी से कहा कि मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी अंदर जाके खाने काबा का गुस्ल कर सकूं, उसमें हिस्सा ले सकूं। मेरे जहन में भी नहीं था कि ये चीज़ कभी अम्मी दुआ करेंगी और पूरी हो जाएगी। और फिर मुझे एक वक्त हुआ कि सऊदी एम्बेसी से कॉल आई कि जी आप अपना पासपोर्ट भिजवाएं, आप सऊदी किंग के लिए, आप भी और आपके भाई भी गुस्ल काबा के लिए सिलेक्ट किए गए और आप इस तारीख तक पहुंचना है, उस दिन गुस्ल काबा दिया जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं था। फिर बहरहाल हम वहाँ पे गए, पूरे रास्ते हमने दुआओं के लिए लिखते रहे, बहन के लिए, अम्मी के लिए, दोस्तों के लिए, इश्तियाक के लिए, बच्चों के लिए। और फिर हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मैं रॉयल प्रोटोकॉल दिया जो रॉयल फैमिली को देते हैं। उनके रॉयल गार्ड हमको लेके गए, हजर अस्वद के सामने खड़ा कर दिया, कहते हैं आप दुआ करें। हम उसमें सर दे के खूब दुआ करते रहे। हम सोच रहे थे ये उठाएंगे, क्योंकि वहाँ तो हाथ लगाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन वो एहतराम में हमारे पीछे खड़े रहे हाथ बांध के। हमने अपनी मर्जी से दुआ करी जब सब कुछ। फिर गए तो एक सीढ़ी थी जो खाने काबा में लेके जा रही थी। फिर उसमें हम चढ़ के गए। 3 बैचेस थे, पहला बैच में मैं था, दूसरे में मेरे भाई थे, तीसरे में एजाजुल हक साहब वगैरह थे, उनकी बेगम। तो उन्होंने, जो शाबी फैमिली जिसके पास चाबी है खाने काबा की, वो खुद होते हैं जब वो खोलते हैं तो उन्होंने अरबी में मुझसे कहा कि मबरूक या शेख, यानी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अरबी बहुत फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, मोरक्को में हमारा बिजनेस है तो मैंने उसको जवाब दिया अरबी में, और एक दूसरों पे दुआएं वो देते हैं करके मैं अंदर गया। जैसे मैं अंदर पहुंचा, बिल्कुल मेरा जैसे स्विच ऑफ हो गया, सब दुआएं में भूल गया। ऐसा लगा कि जमीन से डिस्कनेक्ट हो गया हूं मैं। और अपने आप को क्या फील बिल्कुल किया? फ्लाई करता हुआ। सामने खुशबू वो ऊद की थी, ऊपर बर्तन लटके हुए थे हजूर के, और एक कोने में एक जानमाज पड़ी थी जहाँ हजूर नमाज पढ़ते थे। वहीं पे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर खाने काबा के जा रहे थे, और मैं बस वो लिपट के मैं रोता रहा, दुआएं करता रहा। उन्होंने हमें 10 मिनट दिए थे एक बैच को, लेकिन अंधेरा था, तो मैं पहला बैच चला गया, मैं वहीं रहा, दूसरा बैच भी चला गया, तीसरा बैच जब वो बंद कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई चले आप। वो मैं समझता हूँ वालदा की दुआ का मैंने जो मज़ारा देखा है, मैं अम्मी के पैरों में आके पड़ गया कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि दुआ में इतना असर, और इतनी जल्दी ऊपर जाके अर्श के कंगूरे जो हैं वो हिला देती है दुआ, और फिर आपको वो चीज़ मिल जाती है जो आप सोचते हैं कि ऐसा जैसे छन्नी में कोई पानी ले आए। तो माँ की खिदमत करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। ना मैं इतना अकल है, ना ज़की फ़हीम हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं वो वालदा की दुआएं हैं, उनका बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ। सब के लिए वो खुश नसीब हैं इनके वालिदैन जिंदा हैं, और बड़े बदनसीब हैं जो उनसे दुआओं से इस्तेफादा हासिल नहीं करते। जी, मैंने जज्बाती कर दिया आप? नहीं, रियली मैं वाकई में बहुत जज्बाती हो गई हूँ, क्योंकि माँ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बारे में तो दुनिया में कोई कुछ भी कहे बहुत कम है। माँ तो माँ होती है। तो इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।